हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 19th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लेक्चर सीरीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक पहला वीडियो है। इससे पहले मैं अपने चैनल पे सीआरपीसी के सेक्शन 60A तक डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने जाके नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने अरेस्ट के प्रोविजंस को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और 4-5 वीडियो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन के ही पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है ना कि एक पॉजिटिव फीडबैक मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो इसको पढ़ने से पहले 2-4 हिस्टोरिकल फैक्ट हैं। जैसे पहला इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि एक संविधान बनाने के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, यानी संवैधानिक सभा होनी चाहिए। ऐसा विचार किसके मन में आया था? तो ऐसा थॉट सबसे पहले स्वराज पार्टी के मन में आया था 1934 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी ने की थी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है ये है कि पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने करी थी। असल में इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्षता करनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो असेंबली में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उपस्थित नहीं हो पाए। तो जो सबसे वरिष्ठ मेंबर थे, सबसे जो सीनियर मेंबर थे, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष मान लिया गया, टेम्परेरी, है ना। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना अध्यक्ष चुन लिया गया, परमानेंट। उसके बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रियम्बल। तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सर्वसम्मति से, यानी यूनानिमसली 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया। कब? 22 जनवरी 1947, 1947। ठीक है। उसके बाद आपको अगला फैक्ट याद रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई? तो ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई आपकी 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। आपके अम्बेडकर जी, है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इसमें और भी मेंबर थे, टोटल 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसमें चेयरमैन आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उसके अलावा 6 मेंबर और थे, जैसे आपके KM मुंशी थे, DP खेतान थे, और आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में आएंगे नहीं, लेकिन आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई, या पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ, कौन उसके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया, किसने पेश किया। और एक जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 12 सेशन किए। कितने सेशन किए? 12 सेशन के बाद कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर दिया गया पूरे देश में। ठीक। तो ये तो हो गए आपके कुछ फैक्ट। अब आ जाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट हैं, यानी 22 पार्ट हैं, हिंदी में भाग कहते हैं। कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल हैं, यानी अनुच्छेद 395 हैं। शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल हैं 12, यानी अनुसूची 12 हैं। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 1950 में, वैसे बन के तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, और कम्प्लीटली ये इनेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो जो इसमें शेड्यूल थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो 8 थे, है ना, 8 शेड्यूल थे, और 12 आपके अभी प्रेजेंट में हो गए हैं। ठीक है, वही अमेंडमेंट करके हो गए। और जो आपके आर्टिकल हैं वो भी 395 थे, लेकिन अभी मोर देन 450 आर्टिकल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछेगा ना, तो ये नहीं पूछेगा कि कितने आर्टिकल हैं, ज़्यादातर पूछता है कि कितने पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 22 हैं, और कितने शेड्यूल हैं, तो 12 हैं। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थे 8। तो आपसे क्वेश्चन अगर आर्टिकल से रिलेटेड पूछेगा तो ये पूछेगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? तो 395 थे। ठीक है। तो ये तो हो गई बात आपके एक बेसिक समझ की। अब सबसे पहले ना मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ, क्योंकि टोटल 12 शेड्यूल हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आज कंप्लीट कर लेंगे शेड्यूल को ही। तो जैसे आपका फर्स्ट शेड्यूल है, तो फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया है। तो जो आपकी पहले शेड्यूल है उसमें लिखा होगा कि इतने स्टेट्स हैं और इतने यूनियन टेरिटरी हैं। जैसे अभी प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। यूनियन टेरिटरी कितनी है?
यूनियन टेरिटरी 8 हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है। जो दादर नागर हवेली और जो दमन दीव है ना, अब इनको कंबाइन कर दिया है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बढ़ गई, ठीक है। तो पहले 7 थी, फिर बाद में 9 हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, लेकिन दादर नागर हवेली और दमन दीव को दोनों को कंबाइन कर दिया, क्लब कर दिया। तो अभी 8 यूनियन टेरिटरी हैं आपकी, और टोटल स्टेट कितने हैं? स्टेट हैं आपके 28। कितने हैं? 28। जब तेलंगाना बना था तो उस टाइम 29 हो गए थे, और फिर बाद में जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, फिर बाद में यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया, तो अभी 28 स्टेट हैं आपके और 8 आपकी यूनियन टेरिटरी हैं। बार बार मेरी जबान फिसल रही है टेरिटरी बोलने में। खैर, सेकंड शेड्यूल में क्या है? सेकंड शेड्यूल में जो आपके प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, है ना, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और आपके ये चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, डिप्टी चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट के, इन सब के सैलरी और एमोल्यूमेंट्स, है ना, जो उनके भत्ते हैं और जो उनकी तनख्वाह है, उनके बारे में प्रोविज़न है। थर्ड शेड्यूल में ओथ के बारे में बताया गया, यानी शपथ के बारे में, ठीक है। जो भी शपथ ली जाती है वो थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ली जाती है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है? एलोकेशन सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यसभा में सीट का एलोकेशन होता है वो फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, तो जो भी शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन है वो शेड्यूल 5 में डिस्कस है। इसको आप पढ़ लेना, याद कर लेना, यहाँ से आता ही है क्वेश्चन। सिक्स शेड्यूल में क्या है? प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है ना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो प्रोविजंस दिए हैं वो 6 शेड्यूल में दिए हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? यहाँ से ये जो 4 स्टेट है ना, इनके नाम याद कर लो। पूछेगा कि 6 शेड्यूल में कौन सा स्टेट मेंशन नहीं है, या पूछ लेगा कि 6 शेड्यूल में कौन से स्टेट मेंशन है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक क्या है जो मैंने बनाई है, आप लोग भी कोई अपनी ट्रिक बना सकते हो, मुझे जो सरल लगी वो मैंने बनाई। आस्त्री में माई, आस्त्री TRI 3 और मे, इसे मे कह लो या मी कह लो, मी माई, ठीक। आज से असम, 3 से त्रिपुरा, मी से मेघालय और MI से मिजोरम, ठीक है। तो ये आपका 6 शेड्यूल हो गया। 7 शेड्यूल आपकी इसमें सारी लिस्ट बताई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी ये कंकरेंट लिस्ट। देखिए, यूनियन लिस्ट वो होती है जिस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिस पे केंद्र और राज्य, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अब 2-4 सब्जेक्ट जैसे मैं आपको उदाहरण दूं यूनियन लिस्ट के बारे में, तो जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, सेंसस है यानी जनगणना, इंश्योरेंस है, रेलवे है, फॉरेन अफेयर्स है जैसे विदेश मंत्रालय के मामले, और रेडियो टेलीविज़न है। तो इन सब के ऊपर कानून कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, यानी केंद्र सरकार बनाएगी। स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है? जैसे पुलिस है आपका, रेलवे पुलिस है, पंचायती राज है। देखिए, रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट का मैटर है। रेलवे पुलिस के जो आपकी RPF होती है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके ऊपर जो कानून बनाने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। उसके अलावा प्रिजन है, पब्लिक ऑर्डर है, लैंड रिफॉर्म है, इन सब के ऊपर कौन कानून बना सकता है? एक और इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर, इस पर लॉ बनाने का राइट है स्टेट गवर्नमेंट का। फिर आपका आता है कंकरेंट लिस्ट, तो इस पर स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो जैसे आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल है, क्रिमिनल मैटर्स है। अब देखिए, ये याद रखिए, क्रिमिनल मैटर्स जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये कि मैरिज, डाइवोर्स एंड एडॉप्शन किस लिस्ट में आते हैं? तो ये भी आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, मैरिज, डाइवोर्स एंड एडॉप्शन, ठीक है। तो ये आपका 7 शेड्यूल के बारे में हो गया। उसके बाद 8 शेड्यूल है, इसमें लैंग्वेज के बारे में बताया, तो इसमें टोटल 22 लैंग्वेज हैं, इसको आप याद कर लो। 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं बताई गई हैं जो इंडिया में अभी हैं, ठीक है। 9 शेड्यूल में क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। ये जो शेड्यूल है, अगर केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस शेड्यूल में अगर कोई एक्ट डाल देती है तो उसका कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा जो व्यवस्था थी वो 2007 तक थी। फिर 2007 में एक केस आया, IR कोलेहू करके एक केस है, उसमें जुडिशरी ने बोला कि बेशक आप शेड्यूल 9 में कोई भी एक्ट डाल दें या कोई कानून डाल दें, लेकिन फिर भी उसका हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी कानून जुडिशियल रिव्यू
जुडिशियल रिव्यू से मतलब कोई भी अछूता नहीं है, हम किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। 10th शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ इसी 10th शेड्यूल में है। जैसे पहले क्या होता था कि कोई पर्सन ए है, वो आज किसी पॉलिटिकल पार्टी में, फिर वो अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में आ गया, तो पहले आया राम गया राम की राजनीति होती थी, तो कई बार सरकार गिर जाती थी, आपने देखा हो 1976, 77, 78 के टाइम पे। फिर उसके बाद 10th शेड्यूल आया, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ बन गया। तो अब अगर कोई अपनी पार्टी चेंज करता तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, है ना, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो। 11th शेड्यूल आपका पंचायती राज के लिए है और 12th शेड्यूल आपका म्यूनसिपैलिटी के लिए है। तो ये आपके शेड्यूल पूरे हो गए। इसमें और एक चीज़ और मैं बता दूँ, 11th शेड्यूल यानी पंचायत में टोटल 29 आइटम्स हैं, मतलब 11th शेड्यूल में टोटल कितने आइटम्स हैं, 29, और 12th शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं, 18 आइटम्स हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया, कब अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 11th शेड्यूल में 29 आइटम है, 12th शेड्यूल में 18 आइटम्स हैं, ठीक है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, 11th और 12th शेड्यूल कई बार पेपर में आए हैं। और एक फैक्ट और रह गया, 11th शेड्यूल जो है वो आपका आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और 12th शेड्यूल आया था आपका 74 से, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद कर लेना। अब चलते हैं हम लोग प्रियम्बल पे, ठीक है। आज प्रियम्बल और पढ़ लेते हैं। तो प्रियम्बल में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक को क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक, है ना, बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको आप याद कर लो SSDR करके, SSDR। और इसका सीक्वेंस बहुत पूछता है पेपर में, तो पहले सोवरेन आएगा, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक, ठीक है। और आपके ये जो वर्ड हैं कौन से, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। और एक जो वर्ड है ना इंटीग्रिटी, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, ठीक। अब देखो, जस्टिस 3 तरीके का होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये चीज़ आप याद कर लो, पेपर में पूछता है कि जस्टिस कितने तरीके का होता है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरीके की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी 2 तरीके की होती है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फिर फैटर्निटी तो एक ही तरीके की होती है ना। और उसके बाद ये जो आपका प्रियम्बल है, ये कब एडॉप्ट किया गया, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी इस दिन ये इनेक्ट हो गया था, ठीक है। डू हियर बाई एडॉप्ट एंड इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो हमारे संविधान के यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न इसी दिन इनेक्ट हो गए थे, यानी 26 नवंबर 1949 को ही इनेक्ट हो गए थे, ठीक है। जैसे आपका सिटीजनशिप के प्रोविजंस थे, ये 26 नवंबर 1949 को ही इनेक्ट हो गए थे। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट था संविधान का, वो 26 जनवरी 1950 को, कब, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तभी तो हम उस दिन रिपब्लिक डे बनाते हैं, 1950। अब आप लोग ये बताइए कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, जब 26 नवंबर 1949 को यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, तो हमने 1 महीने इंतज़ार क्यों किया। इसके पीछे छोटी सी कहानी ये है कि जब इंडिया की स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था इंडिया का, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उसमें 1930 का जो कांग्रेस सेशन था जो लाहौर में हुआ था, उसमें उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो उसमें रावी नदी के तट पर ना एक झंडा फहराया था उन्होंने आधी रात को, यानी तो उसमें 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया उन्होंने, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रियम्बल। अब आ जाते हैं इसका, आज आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिटीजनशिप से कल देखेंगे। तो पहला पार्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 में आपको इतना ही याद रखना है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। अब इसी आर्टिकल में इंडिया के 2 नाम बताए, इंडिया दैट इज़ भारत, यानी हम इंडिया भी कह सकते हैं और भारत भी कह सकते हैं। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, क्या होगा,
यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे एक दो जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, क्या इंडिया फेडरेशन है, क्या इंडिया फेडरल स्टेट है, तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और आपके शेड्यूल 1 में भी यही बताया गया, यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये क्लॉज 2 में ये लिखा है, स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो जो फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट बताए गए और यूनियन टेरिटरी बताई गई वही मानी जाएंगी। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 2 में, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो पार्लियामेंट कानून बना के किसी भी राज्य को यूनियन में यानी संघ में एडमिट कर सकती है और नए राज्य इस्टेब्लिश कर सकती है। पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए अगर मैं समझाऊँ आपको, तो जैसे सपोज़ करी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कल को मान लो भूटान कहे कि हम इंडिया में विलय होना चाहते हैं, हम इंडिया में मिलना चाहते हैं, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट भूटान को स्टेट बनाएगी तो किस में बनाएगी, इसी आर्टिकल 2 में बनाएगी, है ना। पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, क्योंकि वो यूनियन में यानी भारत के संघ में विलय हो रहा है ना, एडमिट हो रहा है। तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है। उसके बाद आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज। तो आर्टिकल 3 में सिर्फ इतनी सी बात है कि जो स्टेट पहले से इंडिया की टेरिटरी में एग्जिस्ट करते हैं उनकी बाउंड्रीज़ में अल्टरेशन करना, यानी उनकी बाउंड्रीज़ में थोड़ा है कम ज़्यादा करना, उनके नेम को चेंज करना, ठीक है, लिखा हुआ ना बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड काट के बना दिया गया, बिहार से झारखंड बना दिया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो ये सारे के सारे आर्टिकल 3 में बनाए गए हैं। इसमें छोटा सा एक प्रोवाइजो है, इसको आप देख लीजिए। ये जो बिल है, जैसे मान लो स्टेट के एरिया में अल्टरेशन करना है, बाउंड्री में अल्टरेशन करना है या उसके नेम को चेंज करना है, तो ऐसा बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के पे ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट में ऐसा बिल कोई इंट्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति बोलेंगे तभी ऐसा बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। आर्टिकल 4 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपका क्वेश्चन ना आज तक कभी आया ना आगे आने के चांस है। देखिए अब पार्ट 2 सिटीजनशिप। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो साथ ही साथ किस पार्ट में क्या चीज़ है वो आप याद करते चलना। जैसे पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, उसके बाद पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, ऐसी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, है ना। पार्ट 5 में यूनियन है यानी संघ है, पार्ट 6 में स्टेट है, ठीक है। पार्ट 7 तो रिपील हो चुका, ऐसे ही पार्ट 8 है, पार्ट 9 है, पार्ट 10 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पार्ट 8 में जैसे यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया, तो इस चीज़ को ना आप रटते हुए चलना। तो अगले वीडियो में हम आर्टिकल 5 से शुरू करेंगे, सिटीजनशिप के प्रोविजन से। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे मेरे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का वहाँ आंसर कर दूँगा। थैंक यू।